दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल लखनऊ की एक महिला अधिवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और हद यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फ़ाइल को उठाकर फेंक दिया। वर्चुअल हियरिंग में वो जज साहब के ऊपर बहुत नाराज़ हो रही हैं। किसी भी अधिवक्ता का इस तरह का व्यवहार कहीं भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये एक तरह से न्यायालय का भी अपमान है, न्यायिक प्रक्रिया का भी अपमान है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आप लोगों को हिंदी में सुनते हैं, मुझे हिंदी में नहीं सुनते। ये सब नहीं चलेगा ना, ये सब नहीं चलेगा। अंडर प्रोसेस है, लिखाई है मेरा स्टेटमेंट। क्या नहीं लिखाई मेरा स्टेटमेंट? ना कोई बात नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं चलेगी। मैं कंप्यूटर खोल लूंगी। अब लिखाई नहीं, कंप्यूटर खोल सकते हैं वकील ना फिर। क्या समझते हैं आप अपने आप को आईएएस है? आप आईएएस है तो कुछ भी करेंगे। आप आईएएस है तो कुछ भी करेंगे। आप रिटायर हो गए। जिस तरह से महिला अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में बैठकर वर्चुअल हियरिंग में जज साहब के ऊपर चिल्ला रही हैं, शोर मचा रही हैं, काफ़ी अफसोसनाक है, खेदजनक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर एक अधिवक्ता जिसको ट्रेनिंग का हिस्सा है कि गुस्सा नहीं करना है, विद्वान अधिवक्ता हैं, एक लंबे तजुर्बे के बाद वो यहाँ तक आई हैं, उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या वो इसी पर्टिकुलर मुकदमे को लेकर इतनी खफा हैं या कुछ और भी इनके अंदर भरा हुआ था जो इनका निकल के सामने गुस्से के शक्ल में आया है और जज साहब के ऊपर उन्होंने गुस्सा उतार दिया, फाइल को भी फेंक मारा। दोस्तों, अगर आप इस पर गहराई से सोचेंगे और जिस तरह से न्यायालयों की कार्य प्रणाली आजकल हो रही है उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक महिला अधिवक्ता नहीं, बहुत सारे अधिवक्ता इस डेस्परेशन में हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि वकील बहुत सी बार चाहते हुए भी वो चीज़ें नहीं करा पाते जो सही है, जस्टिफाइड है। वकील के पास कोई मुवक्किल आता है, अपनी परेशानी लेकर आता है, तो वो इस उम्मीद के साथ आता है कि ये वकील साहब मेरी समस्या का समाधान करा देंगे। बहुत सी बार मुवक्किल झूठे मामलों में फंस जाते हैं, बहुत सी बार उनके ऊपर गलत एलिगेशंस होते हैं और वकील अपने कानून का सहारा लेते हुए और अपने ज्ञान का सहारा लेते हुए और इस उम्मीद के साथ न्यायालय के सामने जाते हैं कि उसको वो इंसाफ दिला पाएंगे, उसको ज़मानत दिला पाएंगे या उसको झूठे मुकदमे से मुक्ति दिला पाएंगे। लेकिन बहुत सी बार ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर से आजकल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। न्यायालयों की अगर आप निचली अदालत का कार्य प्रणाली देखेंगे तो बिल्कुल एक ढर्रे की पर चल रहे हैं। वहाँ कानून उतना मायने नहीं रखता। मुझे कहते हुए मतलब अजीब बात है और ज़रा सी भी बात अगर वकील कहे तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो निचली अदालतें हैं वो कानून को नहीं मानती। उन्होंने तो अपना एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि मुझे इस मामले में ज़मानत देनी है, इस मामले में ज़मानत नहीं देनी। अब जिस सेक्शन में, जिस धारा में उसने तय कर लिया कि इसमें ज़मानत नहीं देनी, उसमें उसको ज़मानत देनी ही नहीं। अब वकील कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी फैक्ट सामने रख दे, कितना भी तथ्य सामने रख दे, उसको रिलीफ नहीं मिलने वाला। तब ऐसी दशा में वकीलों के अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाना जायज़ भी है, एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पैदा हो जाती है कि वो चाहते हुए भी अपने मुवक्किल का जो कि सही है उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे। मैं आपको चंद उदाहरण अभी बताऊंगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उच्च न्यायालय कह रहा है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक मामले में जस्टिस MR शाह और BV नागरत्ना ने एक ऑर्डर में सेशन कोर्ट को लताड़ लाई। उन्होंने कहा कि बेल देने का ये मैनर नहीं है। क्या कहा जज साहब ने? जज साहब ने कहा दिस इज़ नॉट द मैनर। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आपने एक पैराग्राफ का ऑर्डर लिखा दिया, केस की मेरिट में नहीं गए, आपने केस को सही से देखा नहीं और बस लिख देते हैं एक हाफ पेज पर, एक पैराग्राफ में आप जजमेंट लिख देते हैं। ये बिल्कुल आपका मैनर गलत है, इस तरह से जजमेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस निर्णय को वापस सेशन कोर्ट को भेज दिया। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह भाटी वर्सेस स्टेट में एक बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आई, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ अपराध की ग्रेविटी बेल खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। क्या कहा मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑब्जेक्ट ऑफ बेल इज टू रेस्क्यू द प्रेजेंस ऑफ द is to secure the presence of the accused at the time of trial.
ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नाइदर प्यूनिटिव नॉर प्रिवेंटिव। जेल में रखने का उद्देश्य नाइदर प्यूनिटिव नॉर प्रिवेंटिव, एंड अ पर्सन हु हैज नॉट बीन कन्विक्टेड should only be kept in custody if there are reason to believe that they might flee from justice or tamper with the evidence or threaten the witnesses। ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी लेटेस्ट निर्णय है, हाल ही में आया है, कल परसों ही आया है। अब आप देखिए, हाई कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी को जेल में नहीं रखिए, और हमारी तमाम जेल ऐसे लोगों से भरी पड़ी हुई हैं जिन्होंने वो अपराध कारित किया है या नहीं किया है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। वहीं आप देखिए, अभी एक और ताज़ा बिल्कुल उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि कल ही आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों को लताड़ पड़ाई। इसमें क्या हुआ, ये केस है सतेंद्र सिंह भसीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आपका बाइक बोट स्कैम का मामला है, जिसमें बाइक बोट घोटाला हुआ है, हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई थी मुलजिम को। उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुलजिम को उठा लाए, और मजिस्ट्रेट महोदय ने बिना कुछ देखे, बिना ऑर्डर को देखे सुप्रीम कोर्ट को नज़रअंदाज करते हुए उसका रिमांड एक्सेप्ट कर दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। वी डेप्रिकेट द कंडक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर and also express our serious reservation about the manner in which the magistrate mechanically proceeded to direct remand of the applicant petitioner. This regarding the order passed by this court on 13 दिसंबर 2021। बेंच ऑफ J.M. खानविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी का ये जजमेंट है। यही नहीं, मैं आपको एक चौथा और लेटेस्ट एग्जाम्पल सुनाऊंगा, जो कि बेल के बारे में है। हालांकि ये बहुत पुराना है, 1977 का है। जे.वी. कृष्णन जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था, और ये डॉक्ट्राइन बन गया है तब से, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। क्या कहा उन्होंने कि बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन। इसके बावजूद बहुत से मामलों में लोगों को बेल नहीं मिलती। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, पॉस्को का एक मामला ले लीजिएगा, झूठा केस है, बिल्कुल मनगढ़ंत है, कागजों से स्पष्ट होता है, 161 से भी जाहिर हो जाए, 164 से भी जाहिर हो जाए, तब भी किसी को बेल नहीं मिलने वाली। ये क्या तरीका है कि पहले से जज साहब सोच के बैठ गए कि हमें जमानत नहीं देनी। जब आप पहले से ही निर्णय करके बैठ गए तो वह कानून क्या हैसियत रखता है। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान का रूप है जज। ईश्वर का काम होता है निर्णय करना, इंसाफ करना, और यहाँ संसार में जीते जी जज का काम होता है इंसाफ करना। जीते जी लोग इंसाफ नहीं करते, ये एक ढर्रे पर चल रहा है। खास तौर से मैं इसलिए अदालत की बात कर रहा हूँ। जिस एक और लेटेस्ट केस की मैं बात कर रहा था, ये केरला सेशन कोर्ट का है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा बिशप फ्रैंको, जिनके ऊपर उसकी नन ने रेप का आरोप लगाया, और एक बार नहीं 13 बार। बहुत सारे उसने विटनेस प्रोड्यूस किए प्रोसिक्यूशन ने। कहानी उसकी बिल्कुल क्रमबद्ध होती है, चेन जुड़ती है। उसके बावजूद भी चूंकि सेशन जज को बिशप फ्रैंको को एक्विटल करना था, उन्होंने उसको एक्विटल किया। जजमेंट लिखाया 289 पेजेस का, पढ़ते रहिए। 289 पेजेस का सेशन कोर्ट का जजमेंट, सिर्फ इसलिए कि बिशप को कैसे बचाया जाए। यह निर्णय मुझे उम्मीद है बिल्कुल हाई कोर्ट जाएगा, और वहाँ से ये ऑर्डर रिवर्ट होकर आएगा। जब आपको किसी को एक्विट करना है तो आप इस तरह से कर देते हैं, बेल नहीं देनी तो नहीं देनी, फैक्ट आप नहीं देखते, मुकदमे की अपराध की तह तक आप नहीं जाना चाहते। सिर्फ आपने एक, अभी मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं फणींद्र कुमार शर्मा, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत नहीं दी जा सकती। ये लिखकर जमानत खारिज कर देना भी अपने आप में अपराध है, और बिल्कुल सही बात है। आपने बस कुछ देखते ही नहीं और ये एक लाइन लिखी और जमानत खारिज। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया हुआ है एडवोकेट्स के खिलाफ, जो एडवोकेट्स हड़ताल करते हैं, जो एडवोकेट्स न्यायालय की अवमानना करते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात है, ज़्यादा हड़ताल नहीं होनी चाहिए, न्यायालय का सम्मान किया जाना चाहिए। जो महिला ने किया उस एक्ट का कोई समर्थन नहीं करता, महिला को भी न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरे माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह भी मेरी निवेदन है, अगर बात वहाँ तक पहुँचे या हमारी बार काउंसिल पहुँचाए कि भाई ये जजेस जिस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर भी तो आप कोई वॉच डॉग बनाइए। है, लेकिन वो काम नहीं करता है। ये
जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बिल मेट ऑफ राइट, क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाता? आप क्यों एक जहन बनाकर बैठ जाते हैं? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। आपने पहले से एक निर्णय कर लिया कि साहब हमें तो इस केस में जमानत नहीं देनी, या इसको सज़ा देनी ही देनी है, फलां धारा का मामला है तो उसको तो सज़ा देनी ही देनी है। ये क्या तरीका है? ये न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत गलत परंपरा हो चुकी है। आमतौर से हम ये भी देखते हैं, अभी जस्टिस फाली नरीमन का एक स्टेटमेंट आया है, वो कहते हैं साहब सरकार जो है सांप्रदायिकता फैला रही है। अब देखिए, जब फाली नरीमन अब रिटायरमेंट लेने के बाद ये बात कहते हैं, जब आप डाइस पर थे तब आपने ये बात क्यों नहीं कही? इससे जाहिर होता है कि आप सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे, फिर भी आप सरकार के खिलाफ नहीं बोले, तो आप उस अपराध का या उस गलत काम के हिस्सेदार थे अपनी तनख्वाह के लिए या अपने पद के लिए। जब आप रिटायर हो गए तब आप भाषण देते हैं, तब आप उपदेश देते हैं। आपका दायित्व है, आप इतनी मजबूत सीट पर बैठे हैं, एक अच्छा ऑफिस आप होल्ड करते हैं, आपसे समाज को उम्मीद होती है, तब आप इंसाफ कीजिए ना। बाद में इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? बहरहाल महिला अधिवक्ता द्वारा किया गया व्यवहार बिल्कुल निंदनीय है, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ न्यायालयों के द्वारा बार बार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देने के बाद वही एक मैकेनिकल मैनर में जिस तरह से वो काम करते हैं, परिपाटी पे काम करते हैं, इसके खिलाफ भी कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं बिल्कुल लिखकर बताइएगा। असहमत हैं तब भी बताइएगा। आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।